नमस्ते। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जब 1947 की उस बारे में बात करने के लिए जो उस एपिसोड बना रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। जब अचानक से ज़मीन बदल गई, ज़िंदगी बदल गई, लोगों का पहचान बदल गया, राष्ट्रीयता बदल गई, उसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे द सिटी ऑफ सेंट, औलियाओं का शहर, दरगाहों का शहर मुल्तान के बारे में बात करते हैं। मुल्तान, हम लोग ऐसे क्रिकेट जो देखते हैं याद होगा, हम लोग के जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उसको, उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। वीरेंद्र सहवाग 29 मार्च 2004 को ट्रिपल सेंचुरी बनाते हैं, पहले भारतीय बनते हैं जिन्होंने 309 रन का नबाद पारी खेला था। तो आज हम लोग उसी मुल्तान के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मुल्तान या पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। मुल्तान के बारे में लोग बोलते हैं ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी ऑफ एशिया है। मतलब आज से 5000 साल पहले का शहर, वो आज भी वर्तमान में जी रहा है। कहाँ? पाकिस्तान में। पहले भारत का ही हिस्सा था, अब वो पाकिस्तान में चला गया है। ये 5000 साल पुराना ये वहाँ पर बासिंदा है, लोग रह रहे हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे आज। उमैयद वंश के कमांडर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत आते हैं और वहीं मुल्तान को फतह करते हैं उमैयद वंश। इस शहर के बारे में कहा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउथ एशिया का है। पहले ये जो रूट था। और बता दें, जिससे झारखंड में सबसे अधिक गर्मी पलामू गढ़वा में पड़ती है, उसी प्रकार से पूरे पाकिस्तान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सबसे गर्म जगह कहा जाता है तो यही मुल्तान को कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर 553 से लेकर के 330 BC बिफोर क्राइस्ट जो पर्शियन एम्पायर था, अचमेनिद वंश के जो एम्पायर थे, वो भी यहाँ पर इन्वेंडर के रूप में आते हैं, अपना शासन चलाते हैं। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविडेंस के पूर्वी छोर का शहर है। पाकिस्तान और पंजाब का दक्षिणी छोर का सबसे अंतिम छोर पड़ता है। और धर्म के आधार पर जब दो देश बना 1947 की गर्मियों में अफवाह फैली, डर फैला और फिर शुरू होता है अंतहीन नरसंहार। हिंदुओं का, सिखों का अंतहीन नरसंहार, कौन किसको मार सके, इतना भीषण नरसंहार हुआ। आज हम बात करेंगे उसी मुल्तान के बारे में। दोस्तों, प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितना उसमें आगे सकते हैं। 4 मार्च 1947 को मुल्तान में एक सभा होता है। सभा में मास्टर लालचंद चौधरी फतेह चंद बुट्टा, नानक सिंह, सरदार नानक सिंह को याद रखिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा सरदार नानक सिंह। ये एक सभा बुलाते हैं अखंड भारत के समर्थन में। और सरदार नानक सिंह कहते हैं कि मेरी लाश पर पाकिस्तान का निर्माण होगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान का निर्माण उनके लाश पर ही हुआ। सैफुद्दीन किचलू भी आते हैं, उस सभा को संबोधित करते हैं 4 मार्च को लाहौर में। और अखंड भारत के समर्थन में वहाँ पर विशाल रैली होता है, लोग इनको होते हैं। उसके बाद वो सभा के बाद जो जुलूस निकला उसमें सरदार नानक सिंह को मार दिया गया। उनके शहीदी से लोग आग बबूला हो गए। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत का कल्पना करता था उनको मार दिया गया। उनकी गाथा, जो उनका जो बलिदान है, उनके बारे में बैलिक बोरा, एक इंग्लैंड से एक आए थे बैलिक बोरा, वो अपने संस्मरण में लिखते हैं उसके बारे में, सरदार नानक सिंह के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे हकीम सेवाराम के शहीदी का। हकीम सेवाराम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हकीम सेवाराम एक हिंदूनिष्ठ कार्यकर्ता था और पंजाब रिलीफ कमेटी जो वहाँ बनी थी उसके बहुत महत्वपूर्ण सदस्य था। उनको बोला गया कि आप जाइए और एक बहन है उसको टांगा लेकर के जाइए, उनको सुरक्षित, वहाँ फंसी हुई है, उनको आपको लेकर के आना है। वो जवान अकेले निकल पड़ता है उस बहन को लाने के लिए, हकीम सेवाराम। और हकीम जैसे स्टेशन से निकला तो उसको जिहादियों की भीड़ ने उनको घेर लिया। तरुण युवती थी, बहन थी। बोला कि बहन तुम चिंता मत करना, जब तक मेरा जान है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है।
और वो अपना कृपान निकालते हैं और जिहादियों की भीड़ से, लीगी गुंडों से भिड़ जाते हैं और एक चाकू निकाल के उस बहन को भी देते हैं कि बहन, अगर तुम्हारी इज्जत पर आँच आए तो अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपना सील बचाने के लिए तुमको जो उचित लगे तुम करना। उस बहन ने जब हकीम सेवाराम जब बलिदान हुए तो उस बहन ने भी अपनी गर्दन काट करके वहीं पर अपना जान दे दिया, लेकिन अपना सील, अपना धर्म, अपना वो बचाने के लिए वो अपना वहीं पर शहीद हो गई। कैसा वो मंजर रहा होगा जो लोग अपने से अपना जान दे रहे थे। हकीम सेवाराम को पता था कि 400, 500, 220, 40 ये लीगी जो गुंडे हैं जिन पर माथा पर भूत सवार है, धर्म के नाम पर जो भारत को बंटवारा किया गया, हमको मारना ही है, क्या बीता होगा उस समय। वो निकाला होगा, उसका बहादुरी को याद कीजिए हकीम सेवाराम का, कैसे उनका मानसिकता क्या रहा होगा वो हिंदूनिष्ठ कार्यकर्ता का, जब उनको लगा कि अब तो हमको मरना ही है लेकिन हम मार के मरेंगे और उस बहन का इज्जत को बचाएंगे। उस बहन का भी बलिदान को याद कीजिए, स्मरण कीजिए कि हम लोग को जो आज़ादी, आज हम लोग गाना गाते हैं, आज़ादी के बारे में बात करते हैं, तो आज़ादी ऐसे नहीं मिली। आज हम लोग बात करेंगे, हमको एक यही पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक याद आ गया, एक संस्मरण याद आया, पहले पेज में ही है, लेकिन उसको हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए थे, लेकिन आज उसको बात करेंगे पंजाब रिलीफ कमेटी के बारे में। और कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई थी, पंजाब राइट्स ऐसे करके रिलीफ कमेटी, पंजाब राइट्स, और लेकिन हिंदूनिष्ठ कार्यकर्ता थे जो हिंदुओं के बीच में काम करते थे, वो पंजाब रिलीफ कमेटी करके बनाए थे। एक पंजाब लाहौर में मेडिकल कॉलेज था, उनमें डॉक्टर के लोग पढ़ाई करते थे, तो ग्वालियर के एक डॉक्टर थे, वहीं ग्वालियर के एक विद्यार्थी थे, वहाँ पढ़ाई करते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मुझे पुस्तक पलटना होगा। डॉक्टर A.N. बाली भी एक पुस्तक लिखे, नाउ इट कैन बी टोल्ड, श्री A.N. बाली, वो भी इस पंजाब रिलीफ कमेटी के बारे में भी वर्णन किए हैं। आप हम लोग जाकर करके, वो किंडल में है, अमेज़न में वो बुक उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। पंजाब रिलीफ कमेटी में ऐसा हुआ कि एक एक आदमी एक एक दिन में 10-12 करके लाश जलाना पड़ता था। उसमें से जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको ये जिम्मा दिया गया था कि आपको लाश को जलाना है। तो उसमें थे, एक उनके सदस्य थे डॉक्टर कमल किशोर, अभी ग्वालियर में लसगर लक्ष्मीगंज में उनका क्लिनिक था। वो बताते थे, उनका स्मरण है, संस्मरण बताते हैं कि एक एक दिन में 10-12 लाश उनको जलाना पड़ता था। और वहीं पर जो लाश जलाने का काम करते हैं अपने समाज में जो हैं, राजा हरिश्चंद्र भी लाश जलाए थे, तो वो उनको अपना थैला से शक्कर और निकाल करके दिए कि लो खाओ, तुम दिन भर बैठ करके लाश जलाए हो। तो सामान्यतः हमारे समाज में लोग परहेज करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर निकाल करके उनका दिया हुआ सामान वो खाएं। वो बताते हैं कि दिन भर भूखे करके लाश जलाना पड़ता था, वो एक चमड़ा का जलने का बू, वो शमशान का। एक बार की बात है, रावी नदी के तट पर बहुत भीषण बाढ़ आया था और ट्रक पर लाश ले जा करके 10 या 12 लाश था, उसको ले जा करके जलाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन लकड़ी ख़त्म हो गई, लकड़ी नहीं थी, बारिश था और रावी नदी के तट पर भीषण बाढ़ आया हुआ था। तो वहाँ पर डॉक्टर R.N. कटारिया दिल्ली में सर्जन थे, वो बताते हैं वो लाश मेयो अस्पताल से लेकर के आए थे, मेयो अस्पताल से उनका अंतिम संस्कार करना था। तब चुन्नी लाल एक थे, वहीं पर उनके ने लाश को ट्रक में रख करके पानी में बहा दिए। मित्रों, कैसा वो मंजर रहा होगा, याद कीजिए। उस जगह पर रख करके सोचिए, अगर हम लोग उस जगह पर रहते तो क्या होता। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।